हेलो फ्रेंड्स। आपका मेरे चैनल है। आज हम यहाँ पर पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा में मैकेनिकल 5th सेमेस्टर में सिलेबस डिस्कशन कि क्या सिलेबस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके जो 5th सेमेस्टर है उसमें कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपके थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सब्जेक्ट है, जबकि इलेक्टिव में आपको पावर प्लांट या फार्म इक्विपमेंट एंड फार्म मशीनरी में से कोई एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना रहता है, या हाइब्रिड व्हीकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। बाकी कैट कैम की लैब है, उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, वाइवा और अदर सब्जेक्ट भी हैं। लेकिन जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं वो टोटल हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट है शायद। तो इसके बारे में देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, जो कि सारे ब्रांचेस में कॉमन है, जिन भी कॉलेजेस में चल रही होगी। या तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ रहे होंगे या फिर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ पढ़ रहे होंगे। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि मेरे कॉलेज में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को सिलेक्ट किया गया है, तो आज मैं इसका सिलेबस डिस्कस करता हूँ। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर क्लासेस भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो सब्जेक्ट, इसकी भी आपको बहुत जल्दी क्लासेस मिलेंगी। तो आप इन दोनों क्लासेस को अच्छी ढंग से पढ़िए और नंबर को गेन कीजिए। देखिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं, पहले हम उसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट का करेंगे डिस्कशन। तो जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मार्क्स को गेन करने वाला है। इससे आपकी परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि अब आप 5th सेमेस्टर में हैं, आपको परसेंटेज अच्छी बनाना ही पड़ेगी। 5th और 6th सेमेस्टर 2 सेमेस्टर रहते हैं। इनमें जो ये सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, यदि आप इसको अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे, बाकी सब्जेक्ट को यदि आप 3 घंटे दे रहे हैं, इसको 1 घंटे भी देंगे, तो यू विल गेट मोर मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। इसके लिए आपको क्लासेस भी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले यूनिट 1 है। इसमें हमें जो वर्ल्ड एनर्जी है, जो दुनिया भर में वर्ल्ड एनर्जी है, इसके यूजेस किस तरीके से हो रहे हैं, कितने रिजर्वायर हैं, डेवलप कंट्री और डेवलपमेंट कंट्री में क्या अंतर है एनर्जी की बेसिस पे, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारी वर्ल्ड एनर्जी है, उसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से जो हमारी वर्ल्ड एनर्जी यूज़ है, मतलब जो वर्ल्ड में जितनी एनर्जी है क्या इम्पैक्ट डाल रही है। सीधी सी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी इज़ इको फ्रेंडली। रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पर्यावरण को बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं करती है, इसीलिए इसका यूज़ समय के साथ बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा ही। पेट्रोल डीजल की कीमत या इनका जो भंडार है, रिजर्वायर है, ये कम हो जाता है या हो जाएगा आगे चल के, तब रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द कमिंग फ्यूचर। तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो हम इंडिया के नज़रिए से भी देखेंगे और वर्ल्ड के नज़रिए से भी देखेंगे। पोटेंशियल क्या है इंडिया में, वर्ल्ड में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पूरा जो हमारा वर्ल्ड एनर्जी के बारे में रिन्यूएबल एनर्जी है,
वर्ल्ड में कैसा है, इंडिया में कैसा है, दोनों का कंपैरिजन, डेवलप्ड कंट्री हैं तो वहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूसेज, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट यूनिट के बाद सेकेंड यूनिट है हमारी सोलर एनर्जी। इसके बारे में देखिए, सोलर एनर्जी में हम सबसे पहले सोलर रेडिएशंस क्या होती हैं, उनको मेज़रमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद जब हम इसको मेज़रमेंट करेंगे तो जो सोलर रेडिएशन है उनको हमें कलेक्ट भी करना रहता है। तो इनको किस तरीके से कलेक्ट करते हैं जिससे कि हम इसका यूज़ कर सकें। सोलर एनर्जी अवेलेबल तो वैसे बहुत इनर्मस अमाउंट में है, बट उसका यूज़ करना भी हमें, कलेक्ट करके यूज़ कैसे करें इसको भी हमें सीखना है। इसके लिए जो कलेक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमने कलेक्ट एनर्जी करी है उसकी एप्लीकेशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं तो उसको सोलर थर्मल पावर जनरेशन बोलते हैं। इसके बारे में स्टडी करें। उसके बाद जो हमें सोलर एनर्जी मिली है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो किस प्रोसेस से हुई है, तो सोलर फोटोवोल्टिक कन्वर्जन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उस पावर प्लांट में सोलर सेल्स यूज़ होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। तो सेकेंड यूनिट पूरी सोलर एनर्जी के ऊपर है। थर्ड यूनिट हमारी है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अराउंड द वर्ल्ड है, अराउंड द इंडिया है, विंड डेटा और एनर्जी कितना यूज़ हो रहा है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद कुछ विंड एनर्जी के सिस्टम होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हमारी विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी को हमें इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए कुछ परफॉर्मेंस और साइट सिलेक्शन फैक्टर्स होते हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जब सारे हमने विंड एनर्जी को पढ़ लिया, इसके बाद इसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो विंड टर्बाइन जनरेटर होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। विंड टर्बाइन जनरेटर 100% आपको एग्ज़ाम पेपर में दिखने ही वाला है, जिसको आप अच्छे से स्टडी करें। साथ में जो हमने विंड एनर्जी सिस्टम बनाया है या विंड टर्बाइन जनरेटर है हमारा, उसमें सेफ्टी और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसकी स्टडी करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 विंड एनर्जी, इसके बारे में इतना डिस्कशन करना है। इसके बाद है बायो एनर्जी। हम पढ़ेंगे बायोमास के बारे में। बायोमास क्या होता है, बायोमास का हम कंबंशन करते हैं तो कंबंशन किस प्रकार से करना है, उसमें एक होता है डायरेक्ट कंबंशन। क्या होता है, अब डायरेक्ट कंबंशन करेंगे हम, उसके बाद बायोमास का यूज़ करना किस लिए, हमें गैसेस, मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैसीफायर, तो बायोमास गैसीफायर के बारे में पढ़ेंगे हम। बायोगैस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बायोगैस प्लांट्स में जहाँ पे जनरेट होती है हमारी गैसेस, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर, तो डाइजेस्टर के बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद इथेनॉल प्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस शुगर केन से बनता है इथेनॉल, तो आजकल उससे भी बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है, तो इथेनॉल प्रोडक्शन को भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद बायोडीजल एंड बायोमास एप्लीकेशंस और को जनरेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बायो एनर्जी जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है इसमें अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे टाइडल एनर्जी हो गया। सी में होता है, सी में हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, उसका यूज़ करके, क्योंकि वहाँ पे भी फ्लो तो हो ही रहा है वाटर का, तो उससे यदि हम अपने टरबाइन को घुमा दें तो उससे हमें आसानी से एनर्जी मिल सकती है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे टाइडल एनर्जी हो गया, ऐसी वेव एनर्जी हो गया, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन साइकिल होती है, ओपन एंड क्लोज साइकिल, इन दोनों के बारे में भी हमें कुछ डिस्कशन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो सारी सी के ऊपर हो गए, टाइडल, वेव, ओपन एंड क्लोज, OTEC। इसके बाद हम जियोथर्मल एनर्जी पढ़ेंगे। जियोथर्मल एनर्जी मतलब जो ज़मीन के नीचे से एनर्जी का अगर हम यूज़ करें, क्योंकि उसके नीचे लावा वगैरह है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि स्मॉल हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में। इसके बाद हाइड्रोजन और उसके स्टोरेज के बारे में पढ़ना है हमें, और कुछ फ्यूल सेल सिस्टम होते हैं उनके बारे में ही पढ़ना है। तो टोटल इसमें 5 यूनिट है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग मार्क्स गेन कर सकते हैं हम इसमें, और इससे हम अपनी परसेंटेज को अच्छा हाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगा के हम हाई मार्क्स गेन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम
डिटेल में स्टडी करेंगे 5 यूनिट के बारे में। सिलेबस बढ़िया है, अच्छा है और आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ भी है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, सारे एनर्जी आपने फील तो करे ही होंगे हमेशा। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। बाकी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का सिलेबस अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अगर आपको इसमें अच्छे मार्क्स गेन करना है तो आप इस वीडियो को और अन्य वीडियो जो इसमें के बाद अपलोड होंगे उनको आप ज़रूर से देखिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे काफ़ी लोगों की मदद हो सके। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ मैकेनिकल के अलावा और सारी ब्रांचेस में भी कॉमन ही है। तो यदि और लोगों को इससे फ़ायदा होता है तो ये अच्छा ही है। तो आप इसलिए इसको, जो मेरा चैनल है, इस वीडियो को और चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जो आगे वीडियो होंगे उनसे बेनिफिट लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।